Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 30th August 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about United Nations High Seas Treaty. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 इंटरनेशनल कन्वेंशंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें ब्रीफली रिवाइज करना होगा अबाउट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी UNCLOs. इसको मैं पहले भी कई दफ़ा करा चुका हूँ. दिस इज़ एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइंड इन 1983 विच डिमार्केट्स द मैरीटाइम बाउंड्रीज. ओशन के अंदर, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी कंट्री का टेरिटोरियल बाउंड्री यहाँ ख़त्म होता है, तो फिर वहाँ से जो ओशन शुरू होते हैं उन ओशन के रिसोर्सेज पे या उसके लैंड सरफेस पे उस कंट्री का कितना जुरिडिक्शन होगा, क्या उसके क्लेम्स होंगे, उसको डिमार्केट करता है ये इंटरनेशनल लॉ जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी. तो इस लॉ के हिसाब से जो भी कंट्री है उसके टेरिटोरियल बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक, ओशन के अंदर डिस्टेंस मेजर करने के लिए इसी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉटिकल माइल्स. तो हम उसी में डील करेंगे यहाँ पे. बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो रीजन होता है दैट इज़ नोन एज टेरिटोरियल वाटर. दिस टेरिटोरियल वाटर इज़ एज गुड एज द लैंड इटसेल्फ फॉर द कंट्री. मतलब पूरी तरह से इस देश का, जो भी देश है जिसकी भी ज़मीन है, उस देश की सरकार का पूरी तरह से जुरिडिक्शन होगा यहाँ तक. दैट वुड बी एज गुड एज द टेरिटरी ऑफ द कंट्री इटसेल्फ, एंड दिस वाटर इज़ नोन एज टेरिटोरियल वाटर. अभी बेस लाइन से लेकर के फिर 24 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि आप समझिए ये बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक का यहाँ वाला जो लाइन होता है ये पॉइंट डिमार्केट करता है कॉन्टिगुअस जोन. तो यानी कि ये जो जोन है इसको हमने कहा टेरिटोरियल वाटर, और फिर 12 नॉटिकल माइल से लेकर के 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो जोन है इसको हमने कहा कॉन्टिगुअस जोन. कॉन्टिगुअस जोन जो है बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे होता है, और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पे जो फिर लाइन बनेगी दैट इज़ नोन एज EEZ, इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन जोन. तो फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ बेस लाइन, तो ये वाला पूरा एरिया EEZ कहा जाएगा. तो 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर, 12 से लेकर के 24 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिगुअस जोन, और फिर 24 नॉटिकल माइल्स से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक EEZ. EEZ का मतलब ये है कि ये लैंड ऑफिशियली, या ये वाटर या इसके नीचे का लैंड ऑफिशियली डज़ नॉट बिलोंग टू द कंट्री, लेकिन यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं, मरीन रिसोर्सेज जैसे कि फिशेज़ वगैरह या डिपॉजिट्स, जिसको हम लोग पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहते हैं, जो ओशन सरफेसेस से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ ये कंट्री एक्सट्रैक्ट कर सकता है. तो मुद्दा ये है टू ए टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिगुअस जोन, EEZ वाला जो एरिया है दैट बिलोंग्स टू द कंट्री एज फार एज इट्स इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन इज कंसर्न. यहाँ से इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. तो आप देख सकते हैं कि कई सारे कंट्रीज़, लगभग दुनिया के ज़्यादातर देश इस UNCLOs के पार्टिसिपेटरी हैं इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन देर आर सम मेजर कंट्रीज हु आर नॉन पार्टिसिपेंट टू दिस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑफ लॉज ऑफ सी. उसमें सबसे ऊपर आता है US. उसके अलावा वेनेजुएला, टर्की, लीबिया जैसे भी देश हैं हु आर नॉन पार्टिसिपेंट या नॉन पार्टीज टू दिस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी. अब करंट मुद्दे पे आते हैं, करंट कॉन्टेक्स्ट. तो आपको एक और बात समझनी है कि EEZ के बाहर का जो भी वाटर है, इस वाटर को हम लोग कहते हैं हाई सी या ओपन सी. दीज आर ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल वाटर्स. तो हाई सीज को लेकर के, यानी कि इन एरियाज़ को लेकर के कोई बेसिक इंटरनेशनल लॉ नहीं है जो यहाँ के जो वाटर हैं या ओशन हैं उसकी हेल्थ को प्रिजर्व करने पे फोकस कर सके. सो दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी, जो इस केस में हम पढ़ने वाले हैं, इस आर्टिकल की मदद से हम पढ़ने वाले हैं, यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी, वो EEZ के बाहर वाला जो एरिया है वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने पे फोकस करेगा.
तो ये ट्रीटी अभी बस प्रपोज्ड है, अभी इसको फाइनलाइज नहीं किया गया है। एंड दिस ट्रीटी डील्स विथ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। तो ये टैगलाइन ही याद रखना, दिस यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी डील्स विथ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एंड इट हैज़ बीन इन डिस्कशन फॉर सेवरल ईयर्स। काफ़ी सालों से डिस्कस किया जा रहा है। इसका मेन गोल जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि हमारा देश भारत तो 200 नॉटिकल माइल्स तक तो EEZ है, उसके बाहर का जो वाटर है वो है हाई सी। तो हाई सी एरिया में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन किया जाए, मरीन लाइफ या इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए। दैट इज़ द गोल ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी एंड दैट इज़ वाई समटाइम्स गिवन इट्स ecological significance, this United Nations High Sea Treaty, which is till now just in a proposal format, is also known as पेरिस अग्रीमेंट फॉर द ओशन। क्योंकि कल ही हम पेरिस डील के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड यू माइट हैव रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, खासकर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन इम्पैक्ट में उसका कितना रोल है। तो कंसिडरिंग द इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी, इसको कहा जाता है पेरिस एग्रीमेंट फॉर द ओशन। तो पेरिस एग्रीमेंट फॉर द ओशन विल बी फंक्शनल फॉर एरियाज इन द हाई सी रीजन, दैट इज एरियाज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, जिसको किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करें तो 370 किलोमीटर्स। वाटर बियॉन्ड दैट, यानी कि 200 नॉटिकल माइल से वाटर बियॉन्ड दैट इज नोन एज ओपन सी और हाई सी, और वहाँ के लिए देर इज नो ट्रीटी टिल नाउ, देर इज नो इफेक्टिव ट्रीटी अक्रॉस द वर्ल्ड विच फोकसेज ऑन कंजर्विंग द हेल्थ ऑफ द वाटर इन द हाई सी। तो इसी कारण से ये यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी was proposed in 2017 through a United Nations resolution. तो a UN resolution in 2017 decided to bring a new treaty in order to protect the health of the water in high sea area. और ये health of the water in high sea area को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर फैसला लिया गया कि ये जो UNCLOS था, ये वाला लॉ जिसकी मदद से 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल्स का डिमार्केशन किया गया है, इसी कानून में, इसी इंटरनेशनल कन्वेंशन में थोड़े बहुत अमेंडमेंट करके, रेक्टिफिकेशन करके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर दिए जाएंगे और उस एक्स्ट्रा पॉइंट की मदद से यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, विच विल फोकस ऑन इम्प्रूविंग और कंजर्विंग द हेल्थ ऑफ द सी इन हाई सी एरिया। लेकिन ये जो हाई सी ट्रीटी प्रपोज किया गया थ्रू अ यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन इन 2017, उस पर कुछ खास प्रोग्रेस हुआ नहीं सिंस देन। पैंडेमिक के कारण काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया, कुछ खास उस पर चर्चा नहीं हुई और यूनाइटेड नेशन हाई सी जो ट्रीटी है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया। साइड बाय साइड कुछ और अग्रीमेंट्स हो गए इन दिस पर्टिकुलर एरिया ओनली। फॉर एग्जांपल हाई एम्बिशन कोलिशन बनाया गया, कुछ देशों ने मिल करके एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा हाई एम्बिशन कोलिशन। तो हाई एम्बिशन कोलिशन का सीधा सीधा इस हाई सी ट्रीटी से कुछ लेना देना है नहीं। मैं बस ये बता रहा हूँ कि 2017 में यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रपोज किया गया थ्रू रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी, जिसमें बोला गया कि UNCLOS को अमेंड करके और हाई सी के लिए हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ किया जाए। लेकिन 2017 से इसमें कुछ खास प्रोग्रेस हुआ नहीं। साइड बाय साइड हाई एम्बिशन कोलिशन नाम का एक ग्रुप बन गया, विच इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप विद इन सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, विच इंक्लूड्स मोर देन 100 कंट्रीज इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, US एंड UK। इस हाई एम्बिशन कोलिशन को लेकर के एक बात याद रखना कि इस हाई एम्बिशन कोलिशन ने एक गोल अडॉप्ट किया है 30x30 गोल, जिसका मेन टारगेट है कि 30% ऑफ द ओशन शुड बी प्रोटेक्टेड बाय 2030। इसको हम लोग कहते हैं 30x30 गोल। नाउ कम बैक टू द करेंट टॉपिक। ये हाई एम्बिशन कोलिशन एक अलग बात है। वापस से आइए हाई सी ट्रीटी पे। 2017 से प्रपोज किया गया, अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया है। हाल फिलहाल में लगभग 2 वीक पहले न्यूयॉर्क में हाई सी ट्रीटी को फाइनलाइज करने के लिए उस पर चर्चा शुरू हुई। क्योंकि आपको एक बात ये भी जाननी चाहिए कि जब ये यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन 2017 में प्रपोज किया गया था फॉर यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी, तो उसमें डेडलाइन दिया गया था 2022 का कि 2022 तक, यानी कि 5 सालों में हमें ये हाई सी ट्रीटी को फाइनलाइज कर लेना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2022 में इस पर चर्चा शुरू हुई 2 वीक पहले न्यूयॉर्क, और लगभग 168 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डिस्कस्ड दिस प्रपोजल ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। लेकिन ये जो नेगोशिएशन है ऑन हाई सी ट्रीटी अमंग दिस 168 कंट्रीज, ये नेगोशिएशन फेल हो गया, इस पर कोई भी फाइनल फैसला हो नहीं पाया। तो एक बार ज़रा समझने के लिए द सिग्निफिकेंस ऑफ हाई सी, ये कुछ डेटा देख लेते हैं। हाई सी मेकअप फॉर नियरली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ओशन एंड 95% ऑफ इट्स वॉल्यूम। So they represent 95% of the Earth's occupied habitat, and
दे हैव ओनली लेस दैन 1% ऑफ द हाई सी दैट आर प्रोटेक्टेड। तो हाई सी एरिया को लेकर के कोई खास कानून या नियम है नहीं प्रोटेक्शन के लिए, और इसी कारण से उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी लेकर के आए। ये जो हाई कोलिशन एम्बिशन, इट इज़ नॉट एन एग्रीमेंट, इट इज़ जस्ट एन इनफॉर्मल ग्रुप। तो मुद्दा यह है कि हाल फिलहाल में हाई सी एग्रीमेंट या हाई सी ट्रीटी के लिए नेगोशिएशंस हुए, बट दैट नेगोशिएशंस फेल्ड। अब अगर कोई नेगोशिएशन अगर नहीं हो पाता है तो उससे दुनिया को क्या क्या खतरा है, यानी कि दूसरे शब्दों में बात करें तो हाई सी एरियाज़ को लेकर के जब तक हम कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं ले आते हैं तब तक हाई सी एरिया में क्या क्या खतरा है इन्वायरमेंटल थ्रेट से, उनको एक एक करके देखते हैं। द फर्स्ट थ्रेट इज़ अनसस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज। जो हाई सी एरिया के रिसोर्सेज हैं जैसे कि फिशरीज़ हो गया या वहाँ का पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हो गए फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द सी, उसको अनसस्टेनेबल तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ओपन सी एरिया, हाई सी एरिया में अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस की जाती है, ट्रॉलिंग ऑपरेशन। ट्रॉलिंग इज़ एन अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस टू कैच फिशेस। या फिर डीप सी ड्रिलिंग की जाती है जिसको हम लोग डीप सी माइनिंग कहते हैं। ऑल सच थिंग्स हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ओशन या मरीन इकोसिस्टम। ये अभी तक चल रहा है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर हाई सी एरिया। ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स हो रहे हैं हाई सी एरिया में। नासा के वेबसाइट के हिसाब से 90% ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज सीन इन द हाई सी रीजन इटसेल्फ। ज़्यादातर जो इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का यही है, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो वाटर है वो एक्सपैंड हो रहा है, जिस कारण से सी लेवल राइज हो रहा है बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंसन। उसके अलावा जो ग्लेशियर्स हैं वो जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, आइस सीट्स जल्दी जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, जिस कारण से वाटर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, हरिकेन्स हो रहे हैं, अनटाइमली रेनफॉल हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस और टर्बुलेंस हैपनिंग इन द ओशन रीजन। तो ओशन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखा जा रहा है, 90% से ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जा रहा है, और उसके लिए कोई इंटरनेशनल लॉ है ही नहीं। एटमॉस्फेयर के लिए है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, लेकिन ओशन के लिए है ही नहीं। ओवरऑल अगर हम ओशन के लिए कोई कानून नहीं लाते हैं तो ओशनिक जो फूड चेन है या मरीन फूड चेन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एज पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो ओशन या मरीन इकोसिस्टम के टॉप स्पीसीज़ हैं एज फार एज देयर फूड चेन इज़ कंसर्न, जैसे कि शार्क वगैरह, उनकी पॉपुलेशन लगातार घटते जा रही है। एंड ड्यू टू एक्सेसिव फिशिंग one third of the species such as shark are at the risk of extinction। तो ये सब तमाम तरह के खतरे हैं जो हम लगातार देख रहे हैं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी इंटरनेशनल लॉ इन द हाई सी एरिया। इसी कारण से ज़रूरी है वर्ल्ड कंट्रीज़ को कि ये हाई सी ट्रीटी को साइन कर दें, जिसकी डेडलाइन 2022 तक है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Artemis 1 mission and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view। तो थोड़ा सा इस आर्टिकल को बैकग्राउंड से देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। तो आप सबको पता है कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ 1945 में, तब से ही कोल्ड वॉर शुरू हो गए पूरे दुनिया भर में, यूएस ब्लॉक और यूएसएसआर ब्लॉक के बीच में। यूएसएसआर ब्लॉक और यूएस ब्लॉक वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में मजबूरी में साथ आए थे बिकॉज ऑफ देयर कॉमन एनिमी जर्मनी। बट द मोमेंट द थ्रेट ऑफ जर्मनी एंड जापान who were enemies of these two sides were eliminated, especially after death of Hitler, तब से ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया। यूएसएसआर एंड यूएस ब्लॉक, यूएसएसआर ब्लॉक proposed or supported the idea of socialism while US bloc supported the idea of liberal democracy। तो ये जो वॉर शुरू हुआ कोल्ड वॉर, जो 1945 से लेकर के 1991 तक चलता रहा टिल डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, दिस वाज मेनली पावर प्रोजेक्शन वॉर। इसको कोल्ड वॉर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सीधी सीधी कोई भी लड़ाई नहीं हुई। देयर वेर प्रॉक्सी वॉर्स किसी दूसरे जगहों पे जैसे कोरिया में या वियतनाम में, बट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यूएसएसआर में कभी नहीं हुआ। उसके अलावा दिस वाज मेनली पावर प्रोजेक्शन। दोनों ही साइड दिखाना चाह रहे थे कि वो कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ हाउ पावर प्रोजेक्शन का ही नतीजा है यूएसएसआर और यूएस ब्लॉक के बीच में कि स्पेस रेस शुरू हो गया दोनों ही साइड्स के बीच में। स्पेस रेस मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी में कौन कितना आगे है,
उसकी पावर प्रोजेक्शन करने लगे ये लोग। तो यूएसएसआर सबसे पहले उसने अपना अचीवमेंट दिखाया स्पेस रेस में, जब उसने 1957 में स्पुतनिक नाम का सैटेलाइट पहली बार स्पेस में भेजा विथ हेल्प ऑफ अ रॉकेट। सो दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ए रॉकेट वाज एबल टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन द स्पेस, जिस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक। तो ये 1957 में हो गया और इसके बाद से यूएस स्पेस रेस में हारता हुआ दिख रहा था, यूएस ब्लॉक स्पेस रेस में हारते हुए दिख रहे थे। तो फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अनाउंस कर दिया कि 1960s वाला जो दशक है, वो डिकेड है, उसके ख़त्म होने से पहले यूएस के एस्ट्रोनॉट्स मून पे लैंड करके दिखाएंगे। तुमने स्पेस में सैटेलाइट भेजा है ना, ये मान लीजिए कि आपने भेजा स्पुतनिक सैटेलाइट इन द स्पेस, अब हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पे लैंड करके दिखाएंगे। ऐसा जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में ही अनाउंस कर दिया था। एंड फॉर्चुनेटली फॉर अमेरिका जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, वो कमिटमेंट उन्होंने पूरा भी किया। 1969 में अपोलो मिशन यूएस का सक्सेसफुल हुआ, जिसमें नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं दे लैंडेड ऑन मून। तो ये था अपोलो मिशन ऑफ नासा, दैट वाज द स्पेस फ्लाइट दैट लैंडेड ह्यूमन्स ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। द पहला ह्यूमन टू लैंड ऑन द मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग फॉलोड बाय माइकल कॉलिंस, बज एल्ड्रिन। तो ये नासा का अपोलो मिशन दैट वाज सक्सेसफुल। और नासा के जो अपोलो मिशन थे उसमें सिर्फ एक बार मून पे लैंडिंग नहीं कराएगी एस्ट्रोनॉट्स की, बैक टू बैक 6 मिशंस भेजे गए टोटल, और इसमें कई बार एस्ट्रोनॉट्स को मून पे लैंड कराया गया। तो 1969 से लेकर के 1972 के बीच में 6 अपोलो ह्यूमन मिशंस वेयर सेंट, जिसमें बहुत बार एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ लैंड कराया गया। 1972 से लेकर के अभी तक फिर से कोई मैन मिशन लॉन्च नहीं किया गया, यानी कि मून के सरफेस पे फिर कोई नहीं किया पिछले 50 सालों में। करंट न्यूज़ ये है कि नासा ने वापस से एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आर्टेमिस 1 मिशन, जिसमें फिर से मून पे एस्ट्रोनॉट्स को लैंड कराया जाएगा आफ्टर अबाउट 50 ईयर्स। तो लास्ट टाइम 1972 में भेजा गया था, अब 2022 में भेजा जा रहा है। आर्टेमिस मिशन के अंदर 3 फेजेज होंगे। आर्टेमिस 1 जिसको नॉन क्रू मिशन कहा जाएगा। आर्टेमिस 1 में इस तरीके का एक ओरियन नाम का ऑर्बिटर होगा जो मून के ऑर्बिट में जाएगा और फिर वहाँ पे ऑर्बिट करके वापस से अर्थ सरफेस पे आ जाएगा। तो ये आर्टेमिस 1 नॉन क्रू मिशन। फिर आर्टेमिस 2 में ह्यूमन ऑर्बिटल मिशन भेजा जाएगा, जिसमें इंसानों को भेजा जाएगा लेकिन वो मून पे लैंड नहीं करेंगे, मून के अराउंड ऑर्बिट करके आ जाएंगे। फिर आर्टेमिस 3 वाला जो स्टेप होगा, दैट वुड बी द थर्ड स्टेप ऑफ आर्टेमिस मिशन, उसमें इंसानों को या एस्ट्रोनॉट्स को लैंड कराया जाएगा ऑन द मून, एंड दैट विल हैपन बाय 2025। तो आर्टेमिस मिशन इज एक्चुअली सेट ऑफ 3 स्टेप्स या स्टेजेज। आर्टेमिस 1 जिसमें नॉन क्रू मिशन, आर्टेमिस 2 ह्यूमन ऑर्बिटल, एंड आर्टेमिस 3 जिसमें मैन लैंडिंग मिशन 2025 तक कराने का प्लान है। आर्टेमिस 1 के बारे में थोड़ा और देखते हैं बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट। तो आर्टेमिस 1 इज़ द फर्स्ट प्लान्ड अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट ऑफ नासा, और अल्टीमेटली या इवेंचुअली आर्टेमिस 1 के बाद 2, 3 होगा जिसमें ह्यूमंस विल ऑल्सो लैंड ऑन द मून मिशन। तो आर्टेमिस 1 में क्या होगा कि उस आर्टेमिस मिशन में एक, ये तो आर्टेमिस मिशन का नाम है, मिशन में आर्टेमिस मिशन में एक ओरियन नाम का स्पेसक्राफ्ट होगा। ये ओरियन जो मून के अराउंड जा कर के रिवॉल्व करना शुरू करेगा, और वो ऐसे जा कर के देखिए जैसे ये आर्टेमिस 1 है, यहाँ से निकला, ये मून के अराउंड जा कर के रिवॉल्व करेगा और लगभग महीने भर मून के ऑर्बिट में रहने के बाद वो वापस से अर्थ पे लौट करके आ जाएगा। तो इट विल स्प्लैश डाउन इनटू पैसिफिक ओशन। तो ऐसे ही होता है, अगर मान लीजिए स्पेस में जब भी साइंटिस्ट जाते हैं तो जिस भी ऑर्बिटल में वो जाते हैं वो ऑर्बिटल को स्प्लैश कराया जाता है धरती पे किसी ओशन के अंदर, और इसके पहले कि वो ओशन में जाकर के टकराए उसके पहले ही वो साइंटिस्ट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं तो फिर पैराशूट की मदद से वो उतर आते हैं। तो ऐसे ही इस केस में ओरियन को भेजा जा रहा है। ओरियन में अभी ह्यूमन क्रू को नहीं भेजा जाएगा, ओरियन में अभी ऐसे डमी एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे या डमी पैसेंजर्स भेजे जाएंगे या मैनिक्विन्स भेजे जाएंगे हु विल मिमिक ह्यूमन बॉडी, लाइक उनके अंदर ह्यूमन जैसा बोन, स्किन या सॉफ्ट टिश्यू जैसे रोबोट्स बना करके भेजे जाएंगे इस ओरियन के अंदर, ताकि स्टडी किया जा सके कि डीप स्पेस में ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या असर पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ कॉस्मिक रेडिएशंस। तो ये है गोल ओरियन का, विच विल बी पार्ट ऑफ आर्टेमिस 1। आई होप देर इज कंप्लीट क्लैरिटी। मून के अराउंड
आर्टेमिस 1 मिशन जाएगा, जिसका मेन जो स्पेस क्राफ्ट है वो है ओरियन। महीने भर ऐसे रिवॉल्व करेगा और वापस से अर्थ पे आकर के पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन कर जाएगा। और आर्टेमिस 1 में अनक्रूड मिशन है, उसमें एक्चुअली रोबोट्स भेजे जाएंगे, ह्यूमन टाइप रोबोट्स, जिनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है स्पेस के कॉस्मिक रेडिएशंस का, उसको स्टडी किया जाएगा। तो दिस इज आर्टेमिस 1 एंड द स्पेस क्राफ्ट का नाम है ओरियन। अभी एक बात और ध्यान रखनी है कि अब इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, आर्टेमिस 1 जो मिशन है जिसमें ओरियन स्पेस क्राफ्ट है, साथ ही साथ ये 10 छोटे छोटे सैटेलाइट भी रास्ते में जाते जाते 10 छोटे छोटे सैटेलाइट्स भी वो अर्थ के अराउंड लॉन्च करते हुए आगे बढ़ेगा। तो ऐसे चलेगा, 10 छोटे छोटे सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड लॉन्च कर देगा, फिर ये ओरियन जा करके मून के अराउंड रिवॉल्व करेगा महीने भर और फिर लौट करके आएगा अर्थ सरफेस पे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वाई डू वी वॉन्ट टू गो बैक टू द मून अगेन। जो चीज़ हम 50 साल पहले कर चुके हैं, नासा कर चुका है, तो एज ए ह्यूमन काइंड हम कर चुके हैं, वाई डू यू वांट टू डू द सेम। इज़ नासा री इन्वेंटिंग द व्हील। तो ये बस कहने का तरीका होता है, एक फ्रेज है, आर यू री इन्वेंटिंग द व्हील, मतलब जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसको दोबारा क्यों बना रहे हो। व्हील तो ऑलरेडी बन चुका है, उसको दोबारा क्यों बना रहे हो, री इन्वेंट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है। आर्टेमिस 1 इज़ नॉट लाइक री इन्वेंटिंग अपोलो मिशन। आर्टेमिस 1 मिशन विल बी मच इम्प्रूव्ड ओवर अपोलो मिशन। क्या क्या अंतर होंगे देखिए। अपोलो मिशन में कैसा था कि जैसे तैसे एस्ट्रोनॉट्स लैंड कर गए मून पे और थोड़े बहुत रॉक सैंपल लेकर के आ गए। अपोलो मिशन का मेन पर्पस था यूएसएसआर को हराना, लेकिन अपोलो मिशन के जो रॉक सैंपल्स हमें मिल रहे हैं उससे कोई बहुत ज़्यादा स्टडी हम लोग नहीं कर पाए। अपोलो मिशन वाज तो मेनली एन आउटकम ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर राइवलरी। अपोलो मिशन में थोड़े बहुत रॉक सैंपल मिले, लेकिन आर्टेमिस 1 में जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे, नासा के एस्ट्रोनॉट्स, उनको लैंड कराया जाएगा ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। और साउथ पोल ऑफ द जो मून है दैट इज़ मेनली हैविंग वाटर आइस। वहाँ पे आइस क्रिस्टल्स मिल रहे हैं इन द डीप इनसाइड क्रेटर्स, और वहाँ के अगर सैंपल्स को हमारे एस्ट्रोनॉट्स लेकर के आ पाए तब जाकर के मून की जियोलॉजी के बारे में हम बेहतर पता लगा पाएंगे। उसके अलावा ये जो आर्टेमिस 1 मिशन है ये बस शुरुआत है। इसका मेन गोल है, ओवरऑल आर्टेमिस मिशन है, इसका मेन गोल है कि फ्यूचर में हम मैन्ड स्पेस फ्लाइट मार्स तक भी भेज सकें। अब मार्स की दूरी अगर अर्थ से देखी जाए तो वो लगभग 200 गुना ज़्यादा है मार्स और मून की दूरी की तुलना में, यानी कि मून काफ़ी नज़दीक है मार्स और की तुलना में। लेकिन हम लोग मून पे इस तरीके से इस बार एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे ताकि हम स्टडी कर पाएँ कि डीप स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के बॉडी पे क्या क्या असर पड़ता है। तो आर्टेमिस 1 में रोबोट्स के ऊपर स्टडी करेंगे, फिर आर्टेमिस 2-3 में हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज करके देखेंगे कि डीप स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर क्या क्या असर पड़ता है, और फिर जाकर के फ्यूचर में आर्टेमिस मिशन विल बिकम अ बेस लाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग और लॉन्चिंग अ मार्स ह्यूमन मिशन। तो अल्टीमेट गोल तो है इंसानों को मार्स में भेजना या किसी डीप स्पेस वाले सेलेसियल बॉडीज़ पे भेजना, लेकिन उसके लिए आर्टेमिस मिशन भेजा जा रहा है पहले मून पे दोबारा से लैंड कराना इन द डिफ़िकल्ट रीजन, ताकि ह्यूमन के ऊपर डीप स्पेस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो स्टडी कर सके। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, अपोलो में तो सीधा सीधा गए, रॉक उठा करके ले आए थोड़े बहुत, दैट वाज अ वेरी मोमेंटरी स्टेज। ज़्यादा देर के लिए हमारे एस्ट्रोनॉट्स मून सरफेस पे नहीं रुके। लेकिन इस बार प्लान है आर्टेमिस 1 में कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पे लंबे समय तक ठहराया जाए। अब कई सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है जिसकी मदद से हम लोग मून सरफेस पे ही वहाँ की हीलियम या हाइड्रोजन से एनर्जी बना सकें। मून के सरफेस पे ही जो रिसोर्सेज है वहाँ से छोटे मोटे हमारी ज़रूरत की चीज़ें बना सके, घर बना सके वगैरह। तो आइडिया इज़ कि इस बार हमारे जो आर्टेमिस मिशन के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएं उनको वहाँ पे लंबे समय तक ठहराया जाए और वहीं के मून के ही रिसोर्सेज को उनको इस्तेमाल करना सिखाया जाए और उसमें उनकी मदद की जाए, ताकि मून के ऊपर सेटलमेंट के लिए एक स्टेप लिया जा सके। आर्टेमिस मिशन से मून के ऊपर सेटलमेंट नहीं हो पाएगा, बट एटलीस्ट इट विल एक्ट एज ए फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ सेटलमेंट टुवार्ड्स द मून। अब करंट न्यूज़, क्यों हम लोग आर्टेमिस मिशन को इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आर्टेमिस मिशन जैसा कि मैंने आपको बताया 3 स्टेप्स में इम्प्लीमेंट होने वाला था, आर्टेमिस 1, 2 एंड 3। तो आर्टेमिस 1 यानी कि उसका जो ओरियन स्पेस क्राफ्ट है उसको आज लॉन्च किया जाना था, बट समहाउ फॉर टेक्निकल ग्लिचेस इट वाज नॉट लॉन्च टुडे। तो आने वाले 2 वीक के अंदर इसको फिर से लॉन्च किया जाएगा।
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रजिस्ट्री टू चेक बैंक फ्रॉड एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. आरबीआई ने एक प्रपोजल दिया है कि एक रजिस्ट्री बनाई जाए, एक ऑनलाइन डेटाबेस या रजिस्ट्री बनाई जाए ऑफ फ्रॉड वेबसाइट, फ़ोन नंबर्स, वेरियस मॉडस ऑपरेंडी जिससे डिजिटल फ्रॉड्स होते हैं, उसकी एक पूरी रजिस्ट्री बनाई जाए जहाँ पे ये सारे डेटाबेस हों. और इस सारे डेटाबेस या रजिस्ट्री की मदद से होगा क्या कि जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, जो डिजिटल क्राइम करते हैं, उनको रोका जा सके और उनको ब्लैकलिस्ट किया जा सके. जो हमारी पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम वगैरह, इन लोगों को इस रजिस्ट्री का एक्सेस दिया जा सके ताकि उनको पता चल सके कि कौन कौन से वेबसाइट या फ़ोन नंबर जो हैं फ्रॉडुलेंट हैं और उसको वो अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे ब्लॉक कर पाएँ. जो आम कस्टमर्स हैं हमारे आपके जैसे, उनको पूरा पूरा डाटा नहीं दिया जाएगा, उनको लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट डाटा दिया जाएगा कि इतने सारे फ्रॉड्स हुए हैं, इतने सारे डिजिटल क्राइम्स हुए हैं, ताकि हमारे अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके, ताकि कस्टमर्स को एजुकेट किया जा सके. लेकिन डिटेल के कौन कौन से वेबसाइट फ्रॉडुलेंट हैं या कौन कौन से नंबर ब्लैक लिस्टेड हैं, वो डेटा आम पब्लिक को नहीं दिया जाएगा. वो डेटा बस और बस पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स को दिया जाएगा. अब ये जो कॉन्सेप्ट है रजिस्ट्री टू चेक बैंक फ्रॉड, ये सीधा सीधा तो एग्ज़ाम में आएगा नहीं, मेंस में भी, लेकिन मेंस में फाइनेंशियल इंक्लूजन पे सवाल ज़रूर आ सकता है. और फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करने के लिए हमें डिजिटल सर्विसेज को प्रमोट करना होगा. डिजिटल सर्विस को प्रमोट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए. एक तो इंटरनेट पेनिट्रेशन, तो रूरल एरियाज़ में भी इंटरनेट पेनिट्रेशन लाना होगा. दूसरा, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा ऑन डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट. और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं हमें बैंक फ्रॉड्स को इन डिजिटल मोड रोकना होगा. और बैंक फ्रॉड्स को डिजिटल मोड में रोकने के लिए द वन गुड स्टेप कुड बी टू डेवलप अ रजिस्ट्री ऑफ ऑल द फ्रॉडुलेंट नंबर्स एंड वेबसाइट एज प्रपोज्ड बाय आरबीआई. तो सीधा सीधा नहीं आएगा, बस एक लाइन कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन में या डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स में उसको कैसे प्रमोट किया जाए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि रजिस्ट्री एज सजेस्टेड बाय आरबीआई शुड बी डेवलप्ड इन ऑर्डर टू हैव अ कंप्लीट डेटाबेस ऑफ द फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स एंड द फोन नंबर्स. The next article is about 5 capitals for regional development and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो एक बात तो आपको पता ही होगी कि हाल फिलहाल में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हिमंता बिस्वा शर्मा जी के बीच में और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे आप समझिए एक्सचेंजेज हुए हैं ऑफ सम टॉक्स. तो आप समझिए थोड़ी सी मॉकिंग हुई है एक दूसरे की. तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे यहाँ के स्कूल्स के स्टेटस पे क्वेश्चन उठाया कि आपके यहाँ के स्कूल के कंडीशंस ख़राब हैं, मैं आप बताइए मैं कब आकर के विज़िट करूँ, आप आइए हमारे स्कूल्स का कंडीशन देखिए दिल्ली में. ऐसा उन्होंने इनवाइट किया हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को. तो फिर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक इम्पॉर्टेंट बात रेज़ की है कि हाउ कैन यू कंपेयर दिल्ली विथ गुवाहाटी या असम विच हैज़ बीन नेग्लेक्टेड फॉर सो मेनी ईयर्स. दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया. So how can you compare the infrastructures of Delhi with the infrastructure of Assam और गुवाहाटी. और फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सजेस्ट किया है कि भारत के अंदर 5 कैपिटल्स बनाए जाने चाहिए, 5 अलग अलग जोन में, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट जोन का अपना एक कैपिटल होना चाहिए सबके. तो कैपिटल में ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए कहीं एक जगह पे, अभी मुंबई को तो हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल बोलते ही हैं इंडिया का, बट उसको फॉर्मल तरीके से रिकॉग्नाइज कर लिया जाए. मैं बस ये आइडिया बता रहा हूँ. ऑफ कोर्स इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे चेंजेस लाने होंगे. हो सकता है कि ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग जुडिशियरी का परमानेंट बेंच, सुप्रीम कोर्ट का परमानेंट बेंच नॉर्थ ईस्ट में ला दें, गुवाहाटी में ला दें. पार्लियामेंट तो दिल्ली में है ही है. भारत सरकार की जो मेन सीट है नॉर्थ ब्लॉक, उसको लेकर के चले जाएं मान लीजिए साउथ इंडिया में. तो दिस इज़ हाउ इफ़ वी आर हैविंग 5 नेशनल कैपिटल्स देन देयर विल बी रीजनल डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज़. अलग अलग एरियाज़ का अपना अपना डेवलपमेंट होगा. ऐसा सजेस्ट किया हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने कि सब कुछ दिल्ली में है, पूरे तरह से भारत का कैपिटल है, तो नेचुरली वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा होगा ही. और बाकी पूरा देश जो है वो रिसोर्स देता है और उस रिसोर्स से दिल्ली का अपग्रेडेशन होता है. और फिर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हमारा मजाक उड़ाते ही मॉक एट अस. तो हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने इस तरह का कुछ ट्वीट किया कि हैविंग बीइंग इंगेज इन अ डायलॉग विद दिल्ली सीएम श्री अरविंद केजरीवाल हु बाय नाउ इन
habit of mocking at other states. I am of the view that we should work on curing the disease of disparity and not mock on poor states. Can we have 5 capitals of India? अब देखिए, इस सवाल पे मत उठाइएगा कि सर इसमें कितनी डिफ़िकल्टी होगी, कैसे हो सकता है 5 कैपिटल. मैं बस आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ और मेंस में आपको बस पॉइंट्स से मतलब हैं. तो कभी भी रीजनल डिस्पैरिटी पे सवाल आ जाए कि अलग अलग एरियाज़ काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप सजेस्ट कर सकते हैं कि वन पॉसिबल सजेशन वुड बी टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 कैपिटल्स इन द 5 रीजन्स ऑफ इंडिया एज सजेस्टेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ असम श्री हिमंता बिस्वा शर्मा टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी. इस तरीके से आप लिख सकते हैं. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जेंडर पैरिटी एक्सेलरेटर एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू. तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पब्लिश किया था. देखा हमने, भारत की रैंकिंग काफ़ी ख़राब थी, 135 थी. तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और वो कॉन्सेप्ट है कि जो इकोनॉमिक गैप है मेन और विमेन के बीच में पूरे दुनिया भर में ऑन एन एवरेज, वो इकोनॉमिक गैप जिस रेट से फुलफ़िल हो रहा है, मेकअप हो रहा है, उससे ये जो गैप है इसको मेकअप करने में पूरे दुनिया को 151 साल लगेंगे. सो द रेट इज़ क्वाइट स्लो. द रेट जिसकी मदद से हम लोग इकोनॉमिक गैप को मेकअप कर रहे हैं, दैट रेट इज़ क्वाइट स्लो. सो ये जो एवरेज डिफरेंस है ऑफ द रेम्यूनरेशन बिटवीन मेन एंड वीमेन अक्रॉस द वर्ल्ड, ये जो गैप है दैट मे बी फुलफिल्ड एंड इफ़ वी गो बाय द करेंट पेज देन इट विल टेक 151 ईयर्स. और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कॉन्सेप्ट या आइडिया सजेस्ट किया है जिसका नाम है जेंडर पैरिटी एक्सेलरेटर. तो ये जो आइडिया है जेंडर पैरिटी एक्सेलरेटर का, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि अलग अलग देशों को 3 साल का टाइमलाइन लेना चाहिए. 151 सालों का इंतजार ना करने के बजाय आप 3 साल का टाइमलाइन लीजिए. अपने अपने सीईओ को या अलग अलग गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को इंस्ट्रक्शन दिए जाए कि 3 साल के अंदर मेन और विमेन के बीच में जो पैरिटी है वो लाई जाए, इकोनॉमिक पैरिटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जिसको कहते हैं ना. डीपीएसपी में एक प्रिंसिपल है, बराबर का काम कर रहे हैं तो बराबर की सैलरी मिलनी चाहिए. वो हर प्राइवेट सेक्टर में इम्प्लीमेंट किया जाए और इसके लिए गवर्नमेंट मिनिस्टर और सीईओज़ को 3 साल का टाइमलाइन दिया जाए. तो 151 साल का ना वेट करते हुए लेट अस अचीव दिस गोल इन एन एक्सेलरेटेड मैनर. इसी को कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है जेंडर पैरिटी एक्सेलरेटर. और ये जो सजेशन दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, that has been given on the basis of a case study that was conducted in Chile. तो चिली में इस तरह का जेंडर पैरिटी एक्सेलरेटर का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years लगभग 1.3 लाख सैलरीड वीमेन की लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड वेजेज में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया और जो गैप था मेन एंड वीमेन के बीच में वो मेकअप हो गया. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट? इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑन लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दैट इज राइट, बट इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 6 जजेस. दिस इज रॉन्ग. इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. According to IPCC report, the global warming must be restricted below 2 degrees Celsius, not 3 degrees Celsius. So the first statement is wrong, and Kyoto Protocol replaced Paris Climate Deal. This is otherwise. In fact, Paris Climate Deal replaced Kyoto Protocol in 2020. So both statements are wrong. And the best passing cadet in National Defense Academy Kharakwasla is conferred with the title of Lachit Borfukan Gold Medal. That's all from our side for today. Thanks for watching.